स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है संसदात्मक शासन व्यवस्था। हम जानते हैं कि सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपस में संबंध कैसे हो, इस आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक है संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। हम देखेंगे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करें कि संसदात्मक शासन व्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था के मुख्य रूप से 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण तो ये है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों परस्पर संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक गार्नर की डेफिनेशन है जो हम देखते हैं। गार्नर का ये कहना था कि संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। देखिए, गार्नर का ये कहना है कि संसदात्मक शासन वो शासन है जिसमें कि वास्तविक कार्यपालिका हम कहते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को। तो जिसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन अर्थात कि लोकसभा के प्रति। तो संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और इस तरह से अंतिम रूप से वो निर्वाचक मंडल के प्रति अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा मुख्य लक्षण ये है कि इसमें कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है वो तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और दूसरी जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो मानी जाती है राज्य का प्रधान। तो जो राज्य का प्रधान है अर्थात राष्ट्रपति, या जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में है सम्राट। तो जो राज्य का प्रधान है वो नाम मात्र का है और अनुत्तरदायी है। तो मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसके 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण तो ये कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है, दोनों में गहरा संबंध होता है। और दूसरी बात ये कि 2 तरह की कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो कि उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, और दूसरी होती है नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे कि भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का सम्राट। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका का अंतर। जहां भी संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। या जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में नाम मात्र की कार्यपालिका है सम्राट और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो जहाँ पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर 2 तरह की कार्यपालिका पाई जाएगी। दूसरा है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध।
जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध होता है। गहरा संबंध कैसे होता है? ऐसे होता है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा है उसे ये अधिकार है कि वो कार्यपालिका को कभी भी अपने पद से हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो लोकसभा है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा देती है, पद से हटा सकती है। इसी तरह हम बात करें कि दोनों आपस में कैसे संबंधित है, तो देखिए जो कार्यपालिका है वो केवल प्रशासन का कार्य नहीं करती, वो कानून निर्माण संबंधित कार्य में भी भाग लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो पार्लियामेंट की मीटिंग में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भी भाग लेता है। तो इस तरह जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है। वास्तविक कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से की जाती है और जो ये कार्यपालिका है ये अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। जहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसका कारण ये है कि कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहेगा। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अर्थात मंत्रिमंडल के जो सभी सदस्य हैं वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि कभी संसद का निम्न सदन अर्थात लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी रखते हैं। अर्थात व्यक्तिगत रूप से जिस विभाग का वो मंत्री है वो उस विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का वितरण करता है। तो एक तरीके से जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के क्या गुण होते हैं। तो देखिए सबसे पहला गुण है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सरकार के दोनों अंगों में सहयोग रहेगा तो प्रशासन को चलाना आसान होता है, प्रशासन में एकता भी पाई जाती है और एक श्रेष्ठ प्रशासन के लिए ये आवश्यक होता है कि उसके सभी अंगों में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में सहयोग हो। तो चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में सहयोग पाया जाता है, इसलिए प्रशासन का संचालन करना आसान होता है। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। संसदात्मक शासन में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति
उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के माध्यम से ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपने पद से हटा भी सकती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार से परिवर्तन करना आसान नहीं होता। नेक्स्ट है योग्यता अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था योग्य, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन है? इसका कारण ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासन का संचालन किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है और व्यवस्थापिका में से उन्हीं सदस्यों को चुन के प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जो अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य होंगे, अधिक अनुभवी होंगे और अधिक लोकप्रिय होंगे। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक कहते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जनता को अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसका कारण ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद में कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना की जाती है और मंत्रियों को यह अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो जब जनता संसद के इस विवरण को पढ़ती है तो उसे सार्वजनिक समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गत्यावरोध की आशंका कम। संसदात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग पाया जाता है, इसलिए इसमें सरकार के दोनों अंगों के बीच में गत्यावरोध होने की आशंका कम हो जाती है। नेक्स्ट है निरंकुशता का अभाव। निरंकुशता का अभाव इस तरीके से पाया जाता है कि जैसे अभी हमने चर्चा की कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और यदि मंत्रिमंडल मनमानी करे तो व्यवस्थापिका उन्हें पद से हटा सकती है। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा। लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही संभव है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रशासक हैं उन्हें हमेशा जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस तरीके से जो वास्तविक प्रभु सत्ता है वो जनता के पास ही रहती है। अब हम दोषों की बात करें कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के क्या दोष हैं, तो सबसे पहला दोष तो है ये दलीय, हम इसे पढ़ेंगे, दलीय तानाशाही का भय। इसे हम ऐसे समझते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिस पॉलिटिकल पार्टी को व्यवस्थापिका में बहुमत मिलता है उसी राजनीतिक दल के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। अर्थात जिस दल को व्यवस्थापिका में बहुमत मिलेगा वही दल वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करेगा। तो एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल की तानाशाही स्थापित होने का भय क्रिएट हो जाता है। दूसरा है निर्बल शासन। इसे निर्बल शासन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की पूरी शक्ति हो और जो सुशासन के लिए उत्तरदायी हो। और चूंकि ये शासन निर्बल होता है इसलिए इसमें निर्णय करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। विशेष रूप से जो संकटकालीन परिस्थितियां होती है उनमें इस शासन को बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। अगर हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात करें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये कहता है कि शासन में
व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय संबंधी शक्तियां अलग अलग हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन ये जो संसदात्मक शासन पद्धति है, ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें जो शासन होता है वो मंत्री परिषद के अधीन होता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका की अस्थिरता। कार्यपालिका की अस्थिरता की बात अभी हमने करी कि जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो व्यवस्थापिका है वो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। नेक्स्ट है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में अयोग्य व्यक्तियों का शासन इसलिए माना जाता है क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है वो योग्यता एवं विभागीय ज्ञान के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि वो जनता में लोकप्रियता कितनी है इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है उसी दल का मंत्री परिषद बनता है, तो इस बात की संभावना बनती है कि जो मंत्री परिषद है वो संपूर्ण शासन व्यवस्था में सबसे अधिक तानाशाही बन सकती है। नेक्स्ट है प्रशासन कार्य की अक्षमता। प्रशासन कार्य इसलिए असक्षम माना जाता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रियों का बहुत सारा समय व्यवस्थापिका में उपस्थित होने में, वहाँ वाद विवाद सुनने में, स्वयं वाद विवाद में भाग लेने में चला जाता है। तो ये जो मंत्री हैं ये शासन संबंधी कार्य में अच्छे से भाग नहीं ले पाते क्योंकि इनका अधिकांश समय व्यवस्थापन कार्यों में चला जाता है। नेक्स्ट है उग्र राजनीतिक दलबंदी। उग्र राजनीतिक दलबंदी की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि हमने अभी देखा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक दल हमेशा शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते हैं, और शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल इनमें आपस में टकराहट चलती रहती है, जिससे कि सारा वातावरण खराब हो जाता है। नेक्स्ट है संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता। जैसा कि अभी हमने बात की कि संसदात्मक शासन व्यवस्था संकटकालीन परिस्थितियों में बहुत निर्बल सिद्ध होती है, क्योंकि जब संकटकालीन परिस्थितियां होती है उस समय तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में तुरंत निर्णय लेना आसान नहीं होता। नेक्स्ट है ये हमने बात कर ही ली अभी। इसके बाद एक और अगर हम बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक और दोष जो हम बता सकते हैं रिसेंटली, वो ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मंत्रिमंडलों का आकार बड़ा होता जा रहा है। साथ ही ये जो दल बदल की प्रवृत्ति क्रिएट हो रही है, इसके कारण भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को उचित शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता।